2 दिन से मैं अहमदनगर में था, मेरे पर्सनल काम से था। कल रात को ड्राइव करके ऑल द वे 6 आवर्स ड्राइव करके मैं घर पे आया एंड आई वाज लिटरली टायर्ड। एकदम ऐसा लग रहा था कि थक गया मैं पूरा। कोई 6 घंटा कंटिन्यूस ड्राइव किया मैंने, खाली एक 10 मिनट का ब्रेक लिया था हमने और कंटिन्यूस ड्राइव करके मैं आया, मेरा बेटा। और रात को 9 बजे घर पे पहुंचा, थोड़ा फ्रेश हो लिया, खाना खाया और स्लाइड बनाने बैठा क्योंकि आज प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन मेरा बॉडी परमिट ही नहीं कर रहा था। मैं जबरदस्ती बॉडी को कर रहा था कि बनाएंगे बनाएंगे, काम नहीं कर रहा था, टायर्ड था, थका हुआ था, हालत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि बुखार बिखार आ जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा था मेरे से। मिसेस आई, मेरे को चुपचाप ऐसा पकड़ के लेके गई और सुला दिया क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि ये थका हुआ है, इसकी हालत खराब हो जाएगी नहीं तो ये। तो मैं जिंदगी में पहली बार 10:30 पौने 11 बजे सो गया। वैसे मैं इतना जल्दी कभी सोता नहीं। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे एकदम आंख खुल गई मेरी और सडनली याद आया कि मुझे स्लाइड बनानी है क्योंकि यहाँ पे आना है तो कुछ आई हैव टू प्रिपेयर ना, मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। और उसके बाद जो बैठा मैं 2-3 घंटा, फिर हमारे जो गेस्ट है नागपुर से आए हुए उनको पिकअप करने गया, उनको पिकअप किया, यहाँ पे आ गया और उस सब में जो कुछ बनाया है आज आपके सामने है। मेरे ख्याल से आज का जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया था, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आके कोई भी अपने मन की बात नहीं कह सकता। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये कंपनी अप्रूव होते हैं, आप अपने ही दिमाग से कुछ नहीं बोल सकते। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर सामने बैठने वाले हैं, जो नए लोग सामने बैठने वाले हैं, उनके फायदे की चीज होनी चाहिए, अपने बिजनेस के फायदे की चीज होनी चाहिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के फायदे की होनी चाहिए, अपने टीम के फायदे की चीज होनी चाहिए। तो इस तरह से उसको डिजाइन करना पड़ता है और मुझे मजा आता है इस तरह की प्रेजेंटेशन देते हुए। मुझे मजा आता है, लादर ऐसा लगता है कि बस प्रेजेंटेशन ही देते रहूं, प्रेजेंटेशन ही देते रहूं। यही मेरा फोटे है, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे सचिन को बैटिंग अच्छी लगती है, वैसे मुझे प्रेजेंटेशन देना अच्छा लगता है एंड आई कीप ऑन गिविंग दिस प्रेजेंटेशन। मुझे अच्छा लगता है, ओके। और कुछ अच्छा निकल भी आता है क्योंकि मुझे लगता है कि यही काम मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। सचिन को अगर आप बोलेंगे कि LIC का पॉलिसी बेच या आशा भोसले को आप बोलेंगे कि चलो एक होटल चलाते हैं, तो मुश्किल होगा। उनका तो अलग फोटे है, उनका अपना डिस्टिंक्ट फोटे है, मेरा ये डिस्टिंक्ट फोटे है, मुझे अच्छा लगता है, ओके। सो प्रफुल्ल जागरण नाम है मेरा और आप सब लोग आए इसलिए मैं आप लोगों के लिए ताली बजाता हूं। स्वागत करता हूं। मुझे खुशी होती है आजकल का माहौल देखते हुए कि बच्चे लोग बहुत आते हैं। कितने 18 साल के कितने लोग हैं? 18 साल के, अच्छा 19 साल के, हाँ देखो है ना, 19 साल के बच्चे लोग बैठे। तो 19, 20, 21, 22 यही क्राउड ज्यादा आता है और अच्छा लगता है क्योंकि आज का सब्जेक्ट जो है वो आपसे रिलेटेड है। आज का सब्जेक्ट जो है वो आपसे रिलेटेड, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू क्रिएट, सो वी ऑल आर गोइंग टू क्रिएट। मुझे बताओ किसको फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करना? ऐसा कोई बंदा है? Anybody who don't want to control future? ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे? Everybody want to control future? हर एक को अपना अपना फ्यूचर कंट्रोल करना है, बराबर। और आप तो लाइफ के ऐसे स्टेज पे हो, ये 19-20 साल के बच्चे लोग, जिनको मतलब आप यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आना सबके नसीब में नहीं होता। अपने माँ बाप का कुछ अच्छा किया कराया होता है, पुण्य होता है, तब जाके इंसान यहाँ पे कदम रखता है, वरना वो भी नहीं मिलता। सच्ची बोलता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वरना मेरी तो ये हालत थी कि मैंने पहला जॉब जो किया वो 1200 रुपए का था और उसके बाद 17 साल तक अलग अलग जॉब चेंज करता रहा। 17 साल तक मैंने अलग अलग जॉब किए और 1200 रुपए फर्स्ट सैलरी, और 17 साल के बाद जब लास्ट जॉब मैंने छोड़ा तो मेरी सैलरी थी 23,000 रुपये। कितना? 23,000 रुपीज। तो 1200 रुपए से 23,000 पे पहुंचने को मुझे कितने साल लगे? 17 साल। इसके बीच में शादी हो गई, बच्चा हो गया। अब 15-20 हजार रुपए की इनकम में आप क्या खाओगे और क्या खिलाओगे? कुछ कर सकता है आदमी बंबई जैसे सिटी में? हो गया। ड्रीम्स बड़े थे, ख्वाहिशें बड़ी थी, शौक बड़े थे,
कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आदमी हमेशा अपनी जेब देख के फिर सोचता है। ऐसे ही नहीं रेक्स मोन ने वो डायलॉग बोला कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है इंसान की खाली जेब। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? खाली जेब। और मैं बीमार था, क्यों? क्योंकि मेरी जेब, और मुझे रियलाइजेशन हो गया था कि अपनी औकात नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। बातें बड़ी बड़ी करता हूं, लेकिन अक्सर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी जेबें खाली रहती है, क्योंकि जिनके पास बहुत कुछ है ना, वो बहुत कम बात करते हैं। आप बुद्ध को लीजिए, आप महावीर को लीजिए, आप पैगंबर को लीजिए, आप क्राइस्ट को लीजिए, जिनके पास बहुत कुछ आ गया, वो सारे शांत हो गए, सारे चुप हो गए, सारे बोलना ही बंद किया उन्होंने। इसीलिए जो ज्यादा बोलते हैं अक्सर उनके पास बहुत कम होता है, और उसको छुपाने के लिए फिर उनको बोलना ही पड़ता है ज्यादा। हेलो, और मैं उसी कैटेगरी में था। मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूं आपको, एंड आई हैड नो कंट्रोल ओवर माय फ्यूचर। 20,000 रुपए, 21-22,000 रुपए कमाने वाले आदमी का फ्यूचर पे क्या कंट्रोल हो सकता है? मुझे बताओ, कुछ कंट्रोल हो सकता है? नहीं, यू जस्ट कांट, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। और दिल से कंट्रोल चाहता था, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा जो इनकम है, मेरा जो लाइफ है, मेरा जो बच्चा बड़े होने वाला है, मुझे घर बनाना है, कुछ तो चीज मेनली अपनी इनकम पे कंट्रोल चाहिए। बराबर है कि नहीं? वहीं से सब कुछ बनता है, वहीं से सब कुछ बनेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सब लोग, और मेरी हालत ऐसी खराब थी, एक बार तो मेरी मिसेस ने बोल दिया कि ये फालतूगिरी तूने बंद नहीं की तो मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे कोई डिसीजन। मैं समझा रहा हूं कि बहुत अच्छा बिजनेस है। विक्रम सोनी 4 लाख कमाता था। विक्रम सोनी का आज से 16 साल पहले, विक्रम सोनी का आज से 16 साल पहले घर 1.5 करोड़ का था। क्या बोला मैंने? कभी आज से, तो उसका इनकम क्या होगा 16 साल पहले? सोचो। और उम्र 24 साल। कितनी? 24 साल की उम्र में 1.5 करोड़ का घर, आज से 16 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये बिजनेस में, इस बिजनेस में आज से 16 साल पहले भरत भाई का इनकम 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। आज से 16 साल पहले साइमन डेविडसन 50 कंट्रीज घूम के आया था। कितनी? आज से 16 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज से 16 साल पहले साइमन डेविडसन ऑलरेडी 50 कंट्री घूम चुका था इस बिजनेस से। तो क्या पावर है बिजनेस का, समझो। 16 साल पहले ये था तो आज क्या होगा? ये सब मैंने आंखों से देखा है, आंखों से देख रहा था और मेरे सामने हो रहा था। और मैं घर वालों को समझा रहा हूं, अच्छा बिजनेस है, करने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, बनेगा। नहीं, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, क्योंकि वही भाषा समझ में आती थी। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। और हम तो मिडिल क्लास मराठी पर्सन, नौकरी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब माँ के पेट में था तब से हमको यही सुनाया गया कि तू बड़ा होके सीखेगा, पढ़ेगा और ये मैंने माँ के पेट में सुना था। ये संस्कार। और ऐसे में मैं खड़ा हो गया, मैं बोला मैं नौकरी नहीं करेगा। अब तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मतलब संभल के बोल रहा हूँ। कमाई 2 पैसे की नहीं, फॉरएवर से पहले 1.5 साल में 11,000 रुपए आया। कितना? पूरा 1.5 साल का इनकम, पूरा 1.5 साल मिलके इनकम 11,000। कोई समझने को तैयार नहीं, मेरी भी समझ ही नहीं आई। करूं, अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन इनकम देखता हूं ऐसा लगता है छोड़ देगा। मोबाइल बंद है सबके, जरा देखना मोबाइल प्लीज। अभी क्या है, मैं मूड में आ रहा हूं। एक बार मैं मूड में आ गया ना तो फिर डिस्टर्ब नहीं चाहिए। एसी कम करो थोड़ा सा,
हाँ तो अभी गर्म हो रहा है, ये बंद करो थोड़ी देर बाद, चलो माहौल गर्म होने वाला है, बाद में बोलना। अरे अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाओगे आप, मैं शुरू हो जाएगा तो पसीने आएंगे आपको 10 जगह पे। हाँ ठीक है, तो मोबाइल प्लीज बंद है सबके, प्लीज प्लीज वापस एक बार देख लो प्लीज। तो क्या है, बहुत मेहनत से, बहुत दुनियादारी करके, ऐसे छुट्टी के दिन, संडे के दिन आप सब लोग यहाँ पे वक्त निकल के आए हैं, तो एक दूसरे के वक्त की कदर करना हमारा फर्ज होता है। ओके, रिस्पेक्ट ईच अदर्स, ओके, बहुत जरूरी है। हाँ, मोबाइल को बंद करके रखो। हाँ, अगर कोई आपको 1.5-2 करोड़ रुपए लेके बुलाने वाला है, ऐसे देने वाला है, तो ही चालू रखो, नहीं तो पूरा बंद करके रखो। ठीक, या तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी हालत खराब थी, इधर इनकम नहीं। एक मन बोलता था अरे बहुत अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए, सब लोग कमा रहे हैं, अपन भी कमाएंगे। और दूसरा मन ये भी बता रहा था यार तुझे जम नहीं रहा है, तेरा इनकम नहीं आ रहा है, 1.5 साल तुझे दिया, अब तुझे छोड़ना चाहिए। अब छोड़ो तो करो क्या, वापिस वही 15-20 हजार रुपए वाला काम। और ऐसे में हमारे जो मेंटोर है, हीना मैडम जो यहाँ से गई, वो हमारे मेंटोर है, भरत भाई शाह जो हमारे मेंटोर है, उनके पास गया। मैं बोला सर जम नहीं रहा है, मुझे छोड़ना है। बोले तो कैसा काम करता है समझा। मैंने बोला ऐसा ऐसा लोगों को फोन करता हूँ, ऐसा ऐसा जाता हूँ, ऐसा ऐसा समझाता हूँ। बोले तू गलत काम कर रहा है, तू रॉन्ग काम कर रहा है, और गलत काम का रिजल्ट कभी सही नहीं आ सकता। काम तू गलत करेगा और रिजल्ट सही आएगा, ऐसा हो सकता है? बोला नहीं, तुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं बोला ठीक है, ट्रेनिंग दो। और वो जो ट्रेनिंग का सिलसिला चालू हो गया, तब से आज भी ट्रेनिंग ही ले रहा हूँ। रेगुलर ट्रेनिंग लेता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। जिंदगी में यही बात मेंटर ने सिखाई कि कभी ये नहीं बोलना कि मुझे सब कुछ आता है। कभी ये नहीं बोलना। सचिन तेंदुलकर के जब 35 सेंचुरी हो चुकी थी, 30 सेंचुरी जब हो चुकी थी, 30 सेंचुरी उसकी हो चुकी थी, उसके बाद उसका एक बैड पैच आया। मतलब ऑलरेडी 30 सेंचुरी कर चुका है और उसके बाद उसका एक बैड पैच आया। बैड पैच आया तो वो जल्दी जल्दी आउट होता, 2-4-5 मिनट में जल्दी जल्दी आउट हो गया। तो रास्ते का गली का लड़का भी उसको बोल रहा था बुढ़ा हो गया यार, अभी बंद कर देना चाहिए, अभी रिटायर होना चाहिए। लेकिन सचिन को अंदर से मालूम था कि मुझ में और क्रिकेट बाकी है। तो उसने ये नहीं बोला कि मैंने 30 सेंचुरी मारी है, मुझे सब कुछ मालूम है। चुपचाप अपने कोच के पास जाके पाव के नीचे बैठ गया। गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट कहां जाके बैठा? कोच के पास। उसको सर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आप ठीक कर दो। कौन बोला? गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट किसी के पास। अच्छा, उसे कोच का नाम किसको मालूम भी नहीं। वो कोच ने कितना रन बनाया है, कितना मैच खेला, किसको नहीं मालूम। खेला भी है कि नहीं, उसको किसने देखा भी नहीं, बैट पकड़ा हुआ है कि क्या, कुछ नहीं मालूम। ऐसे वो सर के पास जाके बैठा। सर अपने बच्चों का, अपने जो भी उसके जिनके वो मेंटरशिप करते हैं, उनका बैटिंग वीटिंग हमेशा देखते रहते हैं। उसको मालूम था इसका मिस्टेक कहाँ हो रहा है, थोड़ा ग्रिप में प्रॉब्लम था, ग्रिप सीधा करवाया, वापिस से सचिन सेंचुरी बनाने लग गया। सचिन ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे तो क्रिकेट का सब मालूम है। वो गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए है क्योंकि उसने कभी ये एटीट्यूड नहीं दिखाया कि मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट। समझ लीजिए। अमिताभ बच्चन के बड़े बीच में बहुत बड़े हाल खराब थे। अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गया, पैसा लुटवाया, कोर्ट केस हुआ, पैसा बंगला बेचा, ये बेचा, वो बेचा, इतनी हालत खराब थी, बैंकरप्सी हो गई थी, बैंकरप्सी। इधर फिल्म नहीं मिली क्योंकि एज ज्यादा हुआ था, उम्र ज्यादा हुई, तो इसे भी तुम बाहर निकल गए, पैसा नहीं है, बैंकरप्ट हो गया। अभी करना क्या? उसको एक ऑफर मिला कि टीवी पे काम करेगा। और वो टाइम ऐसा था कि कोई फिल्म वाला टीवी पे नहीं जाता था। टीवी पे जाना मतलब एकदम, मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम फालतू, एकदम अपना स्टैंडर्ड गिराना। अमिताभ का बड़प्पन, क्यों उसको लार्जर देन लाइफ का किताब दिया गया, क्यों उसको लोग मानते हैं, क्यों वो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों है? अभी इतना पिक्चर किया, इतना सुपरस्टार, इतना हिट, इतना ये सब दुनियादारी करने के बाद हमको तो मालूम है कि सिने सृष्टि का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? तो
अमिताभ बच्चन। उसको जब ये प्रोजेक्ट मिला कौन बनेगा करोड़पति, तो उसने थोड़ा स्टडी किया, उसको मालूम पड़ा कि ये जो हिंदी प्रोडक्ट है ये एक इंग्लिश प्रोजेक्ट है, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर उसका कॉपी है। तो वो ये प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सीखने के लिए अमेरिका गया खुद के खर्चे पे, वहां रहा खुद के खर्चे पे, उनसे सीखा कि कैसे बैठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे हाथ, कभी ये हाथ ऐसा आता है, कभी हाथ ऐसा आता है, कहाँ पे खड़ा, कहाँ पे पौध, ये सारी बातें वो सीखा। सीखने के बाद इधर आया और हिट। आज भी कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ के सिवा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन विदाउट अमिताभ यू जस्ट कैन इमेजिन। इतना उसने, अमिताभ ग्रेट क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा हिट एक्सपीरियंस दुनियादारी सब करने के बाद भी सीखने को उसने ये नहीं बोला है क्या मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, मुझे सब मालूम है, नहीं, इसलिए वो ग्रेट है। इसलिए ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट यहां पे है। ट्रेनिंग जिंदगी भर चलना चाहिए, बदलाव जिंदगी भर चलना चाहिए, प्रोग्रेस जिंदगी भर चलना चाहिए। दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। हमेशा अच्छी अच्छी बातें सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। द मोमेंट ये दिमाग में आ गया ये मेरे को तो मालूम है, खत्म, वहां से सीखना बंद। सबसे पहले तो सीखना बंद। और हमारे नाना साहब हमेशा कहते हैं जो शिकेल तो टिकेल। तुम्हारा सीखना बंद, तुम्हारा टिकना बंद। ओके, बहुत जरूरी है ये चीजें व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर फ्यूचर, क्योंकि जिंदगी फ्यूचर की तरफ जाने वाली है। तो फ्यूचर की तरफ लगने वाली सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर दिख नहीं रहा है, कहां होगा, कैसे होगा। आज हम लोग 500 का नोट इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या लगता है फ्यूचर में 500 का नोट हो सकता है? मालूम नहीं। फ्यूचर में ये ट्रेन ऐसी हो सकती है, मालूम नहीं। फ्यूचर में ये मेट्रो ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में सिटी ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में, फ्यूचर का हमको किसी को नहीं मालूम, किसको मालूम ही नहीं। बड़े आए थे कोरोना में ज्योतिषी, अक्टूबर में खत्म होगा, दिसंबर में खत्म होगा, ये तारीख को इतने बजे खत्म होगा। किसके बस की नहीं है फ्यूचर। तो फ्यूचर हमेशा बदलता हुआ ही नजर आएगा, हमेशा बदला हुआ ही नजर आएगा। बदलने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं अब कि फ्यूचर में जिंदगी जाने वाली है, हम सबकी जिंदगी फ्यूचर की तरफ ही जाएगी। हर सेकंड में जो काटा ऐसे 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 जा रहा है ना आपका, वो फ्यूचर में जा रहा है। फ्यूचर में जाएगा, वो पीछे कभी आ ही नहीं सकता। तो फ्यूचर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। व्हाट आई मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल मतलब क्या? मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या कंट्रोल मतलब क्या? ऐसा किसी को बांध के रखने का, जैसे हम लोग डॉगिस को बांध के रखते हैं या बच्चों को भी कंट्रोल करते हैं, वैसी बात नहीं है। हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा जिससे हमारी हेल्थ ऑलराइट रहे, कंट्रोल पे रहे। वेल्थ पे भी करना पड़ेगा हमको कंट्रोल्स, कि वेल्थ हमारी बराबर रहे, ठीक ठाक रहे, बढ़ती रहे, जो भी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना रहेगा। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, स्टेटस है हमारा सोसाइटी में, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। Am I right or wrong? ये मैं कुछ मेरे जो दिमाग में चीजें आई वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाहर की भी कोई चीज हो सकती है। एक तो मैंने आज सवेरे बैठ के ये सब बनाया है, ओके, थोड़ा घाई में जल्दी में बनाया है। मेरे जो विचार है डालने की कोशिश की है, और कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, हमारे रिलेशंस कंट्रोल करना चाहिए। रिलेशंस की वजह से बहुत बड़े लफड़े हैं, मालूम है आजकल। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना मेरी ये बात को हमेशा। आज हर इंसान पे जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, टेंशन है, वो दो चीजों का है। एक रिलेशंस का, उसके रिलेशंस जो होने चाहिए वैसे नहीं रहे, इसलिए वो अंदर ही अंदर हर इंसान
तो रिलेशंस का टेंशन टोल है उसके ऊपर, टोल भरना पड़ता है ना हमको, टोल प्रेशर रिलेशंस का है, और दूसरा टाइम का है। वो काम उस टाइम जो करना चाहिए था नहीं किया, तो बिल्टअप होते होते आज प्रेशर बन गया उसका। बहुत ये दो टोल्स के बीच में इंसान सुलझ रहा है, और हर इंसान पे ये दो चीजों का ही प्रेशर है। जो भी है प्रेशर ना आज, वो इन दो ही चीजों का है, दूसरा कोई प्रेशर नहीं। तो रिलेशंस को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, एम आई राइट और रॉन्ग? करना पड़ेगा हमको रिलेशंस। रेपुटेशन हमारा कंट्रोल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हमारी लिगेसी, मरने के बाद हम क्या छोड़ के जाते हैं, मरने के बाद हम क्या छोड़ के जाएंगे, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाहर की भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, अगर आपके दिमाग में आते तो मुझे बाद में बताना, इसमें ऐड कर दूंगा मैं। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखो, और दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट, दुनिया भर के मानसशास्त्रज्ञ इस मास्लोस लॉ ऑफ हायरार्की पे काम करते हैं। क्या कहता है मास्लो? ये जो गिने चुने 4 मानसशास्त्रज्ञ हैं जो इंसान के मनोविज्ञान पे काम किया, साइंस डेवलप किया जिन्होंने, उसमें मास्लो बहुत ऊंचा था। ये है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो साइंटिस्ट था। इंसान सबसे पहले क्या करना चाहता है? सबसे पहले वो देखता है हवा, पानी, अन्न, अपनी बेसिक जरूरत पूरी करने को देखता है इंसान, बराबर है? सबसे पहले तो वही पूरा करने की कोशिश करेगा। घर चाहिए, अन्न, वस्त्र, निवारा, एजुकेशन, थोड़ा कपड़ा विपड़ा, थोड़ा बहुत जो भी है, हर एक इंसान सबसे पहले क्या पूरा करना चाहेगा? यही बेसिक जरूरत, बराबर? तो वो उतना कमाने के बारे में सोचता है, लेकिन थोड़ा और कमाने लगेगा ना वो, तो जरूरत के थोड़ा ऊपर के लेवल पे आ जाता है, और उसको कहते हैं सेफ्टी नीड्स। फिर वो इंश्योरेंस निकालेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक? वो थोड़ा बड़ी पोस्ट पे काम करेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा छोटी मोटी, ये करेगा छोटी मोटी, ज्यादा नहीं। और थोड़ा कमाने लग जाएगा तो अपनी नीड्स को बढ़ाएगा, और फिर वो लव एंड बिलोंगिंग, फिर वो फ्रेंडशिप, दोस्त, यार, रिलेशनशिप, ये वो उसमें आ जाएगा। फिर अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना, ये वो घुलना मिलना, वो सब उसका चालू हो जाएगा, थोड़ा सोसाइटी में आना चालू होगा। ये आदमी को इसकी जरूरत नहीं है, जो इधर रखा हुआ है वो इसके बारे में सोचेगा ही नहीं। वो तो दिन का 200 रुपए कमाएगा और इसमें खत्म, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सोशल, थोड़ा क्लब में जाना, थोड़ा घुलना मिलना, गार्डन जाना, पिकनिक जाना, थोड़ा ग्रुप्स के साथ पार्टीज करना, पिकनिक करना, वो सब इधर होता है। ओके, सेंस ऑफ कनेक्शंस। थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करता है, ये लेवल पे आ गया तो फिर वो सेल्फ एस्टीम की बातें करता है। तो फिर वो एक 3 BHK का एक बढ़िया पॉश कॉलोनी में फ्लैट लेता है। उसके पास जो छोटी सी एक i10 कार थी, तो उसको BMW कर देता है, अपग्रेड करता है खुद को। समझ में आ रहा है? इस तरह से अपग्रेड करता है, इससे उसका एस्टीम बनता है। एस्टीम मतलब वो अपना समाज में एक रेपुटेशन बनाना चाहता है। एक वो होटल भी जाएगा तो एक बढ़िया होटल में जाएगा, बच्चे को फिर इंटरनेशनल स्कूल में डालेगा। तो ये नहीं सोच सकता, ये नहीं सोच सकता। ये तो बच्चे को बोलेगा स्कूल में जा भी मत, अगर जरूरत पड़ी तो, बराबर है? लेकिन ये फिर हमारा बेटा अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, ऐसी बातें करें। और उसके ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे इंसान को मालूम पड़ता है कि मैं दुनिया में क्यों आया, मेरा मकसद क्या है जिंदगी का, मेरा पर्पस क्या है। सचिन को मालूम पड़ा कि मैं इस दुनिया में बैटिंग करने के लिए आया हूं, और वो उसी के पीछे लगा। बुद्ध को मालूम पड़ा कि मेरे को लोगों को एनलाइटन करने का मकसद है जिंदगी का, उसके पीछे लगा। आशा भोसले को मालूम पड़ा कि मेरे को गाने के अलावा दूसरा कुछ करने को इस दुनिया में नहीं आएंगे,
गाना गाती। अमिताभ बच्चन को मालूम हुआ कि मैं कुछ नहीं, खाली एक्टिंग करने के लिए दुनिया में आया हूं। एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। इंसान जब शुरुआत करता है करियर की, तो अभी अंबानी के बेटे इधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि वो उसी लेवल में पैदा हो गए। लेकिन एक आम इंसान इधर से जब शुरुआत करता है, तो वो कमाते 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 यहां तक पहुंचता है। कमाना जरूरी है, बिना कमाई के नहीं पहुंच सकता, बिना कमाई के नहीं पहुंच सकता, बराबर है? हाँ? तो अपने आप को जो अपग्रेड करता है वो इंसान, ध्यान में रखो। पहली बात, अपने आप को जो अभी कोई एक फैमिली है जो 3 पीढ़ियों से इधर ही जी रही है, 3 पीढ़ियों से इधर ही जी रही है, तो क्या किया लाइफ में? मैं ये नहीं कहता कि उनको उधर ही जीना चाहिए, उन्होंने पाप किया, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि फैमिली में कोई तो एक होना चाहिए जो बाहर निकलने की बात करे, कोई तो एक होना चाहिए जो कम से कम इधर तो आवे, कम से कम इधर तो आवे। हर माँ बाप का एक ही मकसद होता है जिंदगी जीने का कि मैंने जो तकलीफ सही है, कम से कम मेरे बच्चों को, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो एक लेवल अप जाए, एक लेवल अप जाए, एक लेवल अप जाए। लेकिन हालात ऐसे होते हैं जो आपको ऊपर जाने नहीं देंगे। हम प्लानिंग करते हैं। आज तेरी उम्र कितनी है? तेरी 21 साल। नाम क्या आपका? मोहम्मद यासिन। अभी यासिन ने सोचा, मोहम्मद ने, कि मैं 21 साल का हूं, 28 साल की उम्र में शादी करूंगा, 30 साल में एक बेटा होगा, 31 में एक बेटी होगी, उसके बाद फिर खुद का घर लेंगे और उसके बाद फिर लाइफ सेट हो जाएगी। ये इसका सोचना है। लेकिन जैसा हम सोचते कि जिंदगी वैसी ही चलती है, नहीं उसके तो आप अलग लफड़े चल रहे। तो कुछ मतलब कभी कभी तो ऐसा सोच के लगता है कि जिंदगी साला मतलब चल क्या रहा है, जैसा मैंने सोचा उल्टा, बराबर उसके उल्टा ही हो रहा है। सब कुछ उसके उल्टा हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं वापिस से कंट्रोल पे क्यों आ रहा हूं? क्योंकि जिंदगी कभी भी हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलेगी। फ्यूचर कभी भी हमारे हिसाब से नहीं बनेगा। इसलिए कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर वो कंट्रोल में है तो यस, जैसा सोचा है वैसा होगा। अगर कंट्रोल में नहीं है, सब डिपेंड करता है व्हाट्स योर इनकम सोर्स। आपका इनकम सोर्स क्या है? आपको अभी पिछले स्लाइड में जो भी दिखाया मैंने, वो सब किस पे डिपेंड करता है? तो छुपाने वाली बात है ही नहीं, जो है वो है सामने, बस। व्हाट्स माय इनकम सोर्स? क्या करते हो आप? जॉब करते हो या बिजनेस करते हो? मोटा मोटी 2 ही चीजें करते हैं आदमी। मोटा मोटी यही 2 चीजें हैं जो इंसान करता है, बराबर? प्रोफेशनल्स भी होगा, डॉक्टर सीए भी होगा, तो भी वो हम लोग बिजनेस कैटेगरी में लाएंगे। या फिर प्रोफेशनल को बोलते हैं जो खुद के लिए जॉब करता है। एक डॉक्टर जो होता है अपनी डिस्पेंसरी चलाता है, मतलब खुद के लिए काम कर रहा है, खुद का ही एम्प्लॉई हो। ओके, तो ज्यादातर लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। आइए देखते हैं इसकी गहराई में और जाते हैं। जॉब क्यों करते हैं लोग? आप बताएंगे जरा थोड़ा सा, क्यों करते हैं लोग? हाँ, नीड पूरा करने के लिए। लेकिन जॉब क्यों? फिर बिजनेस क्यों नहीं करते? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। जॉब क्यों करते हैं लोग? तो वी आर ओल्ड टॉट। हमको बहुत ज्यादा सिखाया गया है जॉब 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 जॉब। हमारे आड़ोस पड़ोस में सब लोग जॉब की बात करते हैं। टीचर भी जॉब की बात करते हैं, माँ बाप भी जॉब की बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार भी, सब लोग जॉब की बात करते हैं। हमको बहुत ज्यादा सिखाया गया है जॉब के बारे में। हमारा एजुकेशन जो है वो जॉब मिलने के लिए ही बनाया गया है। बिजनेस का एजुकेशन तो कभी मिला ही नहीं, तो जॉब ही करेंगे। हमको बहुत ज्यादा संस्कार है जॉब करने के लिए। हमारे माइंड को कंडीशन किया जाता है, हमारे माइंड को ढक्कन लगा दिए जाते कि तुझे जॉब करना है, इसके बाहर का कुछ सोचना भी मत।
तो उसको जब दिखा कोई आता है बोलते हैं, चल बिजनेस करेंगे, उसको ऐसे देखते हैं। मतलब ये इसको लगता है बिजनेस मतलब 2 नंबर का धंधा, उसके अलावा बिजनेस हो ही नहीं सकता। और जितने बिजनेसमैन है साले सब स्मगलर है, सब 2 नंबर का धंधा करने वाले। इसको ये ऐसा माइंड इसका कंडीशन किया जाता है। इसलिए आप देखो पिक्चर में ना, फिल्मों में विलन हमेशा अमीर रहेगा, बुराई हमेशा अमीर रहेगी। बुरा जो भी होगा उसके पास पैसा, संपत्ति, पावर भी और सब होगा बुरे के पास। और सच्चाई और हीरो हमेशा दरिद्र और भिखारी रहेंगे। अब देखो पिक्चर में ये एक षड्यंत्र की माफिक हमारे आगे पीछे चल रहा है, हम इस षड्यंत्र का भाग है। इसीलिए फिर हीरो का जीत होता है, बुराई का अंत होता है। मतलब अमीरी को खत्म करता है और बुराई पे विजय पाता है। मतलब अमीरी हार गई और दरिद्री जीत गई। तो अपने आप हमारी सिंपैथी किसके साथ जाती है? गरीबी के साथ। एक आदमी इसका स्कूटी खरीदने का औकात नहीं, ऐसा बीड़ी पीते हुए खड़ा रहेगा और उसके पीछे BMW आके उसने हॉर्न मारा ना BMW वाले ने, तो ये बीड़ी पी रहा है, तो डायलॉग क्या देगा? BMW मेरे घर में, इसकी स्कूटी खरीदने की खुद की। अब ये आदमी अमीर बनने का सोच सकता है? नहीं। ये आदमी कभी सोच सकता है अमीर बनने का? एक माइंड को कंडीशन किया जाता है कि अमीरी बुरी है, अमीरी खराब है, पैसा लालच नहीं करना, पैसा बुरी बना है, तुम खाली दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तुम खाली दाल रोटी खाने का, और बाकी पैसा वैसा वो सब मोह माया है। खाली मैली निकलता है, पैसा नहीं निकलता। माइंड को इस तरह से कंडीशन किया जाता है। बड़े पैसे के पीछे मतलब भले 2 घास कम खाएंगे, अपने को नहीं चाहिए। ऐसा तुमको सिखाया गया है तो तुम क्यों अमीर बनने की कोशिश करेगा? तुमको सब अमीर विलन लगते हैं। सोशल फैक्टर बहुत भारी है। सोशल फैक्टर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम जरा थोड़ा सा किसी के अभी जाओ, तुम जाओ कोई नौकरी करने वाली फैमिली में जाके, अरे मेरा एक दोस्त है, खास दोस्त है मेरा, उसका बेटा इंजीनियरिंग BE किया, ME किया, MBA किया, उसका बर्थडे था तो मैंने उसको वो आया आशीर्वाद देने को, काका आशीर्वाद दे। मैं बोला बहुत बढ़िया, बिल गेट्स से भी बड़ा बिजनेसमैन बनना। उसका बाप मेरे ऊपर गुस्सा किया, बोला हम उसको जॉब करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तू बिजनेस करने के लिए क्यों बोल रहा है? हम चाहते हैं वो जॉब ही करे। पर मैंने उसको आशीर्वाद दिया, मेरे को जो समझ में आता है वो आशीर्वाद मैं दे सकता हूँ। उसने मांगा तो मैंने दिया, काका आशीर्वाद दिया, बिल गेट्स से भी बड़ा बिजनेसमैन बनना, ये दिया आशीर्वाद। क्या बुरा है? क्या बुरा बोला मैंने, क्या खोटा बोला मैंने, क्या गलत बोला मैंने? लेकिन वो आप बोलता नहीं, उसके दिमाग में बिजनेस कभी भी नहीं जा रहा है। एजुकेशन लिया MBA, बिजनेस का एजुकेशन दिया है, बिजनेस कैसे चलाने का MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक बिजनेस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं उसका एजुकेशन दिया, और करेगा नौकरी। बिजनेस कैसे चलाने का उसका एजुकेशन दिया और करेगा चाकरी। ठीक है, तो सोशल फैक्टर होता है। सोसाइटी में तुम जाके बोलो, ऐसा नौकरी बिक्री करने वाले लोगों के बीच में जाके तुम बोलो बिजनेस करूंगा, 4-5 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, तो लोग बोलेंगे ना इसको एडमिट करो कहीं, इसको एडमिट करो, जल्दी एडमिट करो, ये खतरनाक है, बेकार है, ये काम से गया है, ये दिमाग गया है इसका खराब। मेरा माँ ने, मैंने एक दिन घर में इतना झगड़ा हुआ, माँ बोली नौकरी कर। मैं बोला देख यही बिजनेस से 2-3 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। मेरी माँ भाई किचन में वो मीट मोहरी लेके आई, ऐसा बोली,
खुद बात हो गई। He's been possessed। ये मेरा घर का वाकया मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब सोशल फैक्टर इतना स्ट्रांग रहता है ना कि तुम उसके बाहर जा नहीं सकते। तुम एक क्रांति प्रतिक्रांति करने वाले आदमी बन जाते हो, रिबेलस बन जाते हो, क्रांतिवीर बन जाते हो तुम, कि सारी दुनिया सोच रही है कि नौकरी कैसे करे, उसके बीच में तुम खड़ा होकर बोलता है कि हम बिजनेस करेंगे। ये सब तुमको जीने देंगे? नोच के मारेंगे। और शुरुआत घर से होगी। शुरुआत तुमको ऐसे नोचेंगे, इतना ख्याल करेंगे तुमको, इतना जख्मी करेंगे, तुम लहूलुहान हो जाओगे। कुछ लोग तो साला ना ये इनकी वजह से छोड़ के चुपचाप 20-25 हजार रुपए की नौकरी भी पकड़ लेते। कई स्टोरीज है इसमें। और जॉब ही करने के तुमको, तो ये देखो आज का सिनेरियो देखो। ट्विटर फायर्स 90% ऑफ इंडियन स्टाफ, माइक्रोसॉफ्ट फायर्स 1000 एम्प्लॉइज, ओके, एप्पल लेज ऑफ 100 रिक्रूटर्स। ये देखो एलन मस्क, इंडिया के सारे, ट्विटर फायर ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉइज इन इंडिया। ये तो बायजूस ने 2500 लोगों को निकाला। एक और गूगल ने 80 एम्प्लॉय को निकाल दिया। ये अमेजोन ने 1 लाख एम्प्लॉइज को निकाल दिया। ये मेटा फेसबुक मेटा एम्प्लॉइज 11,000 लोगों को फायर किया, 11,000 लोगों को। ये देखो मेटा, ट्विटर सब। और ये ड्रीम जॉब है। हेलो, लोग मरते हैं यहाँ पे जॉब पाने के लिए। लोगों की जिंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि मेरे को गूगल चाहिए, अमेजोन चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, एप्पल चाहिए। ये ब्रांड के लिए लोग मरे जाते हैं। और इन्होंने अभी ये कल परसों का है, ये सब 1 हफ्ते का न्यूज है। ये अभी 1 हफ्ते का न्यूज है। और ये सिनेरियो है आज का। इसमें से एक भी चीज झूठ नहीं है। आप चेक करो, लगाओ फोन जुकरबर्ग को। तूने ये किया कि नहीं? तूने ये किया है कि नहीं? चेक करो ना। मैं चाहता हूँ कि आप चेक करो। न्यूज आ रही है। फैक्ट है ये सारा चीजें। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? आप चेक करो। अब मुझे बताओ क्या रखा जॉब? मैं ये नहीं कहते कि जॉब खराब है। हेलो, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैंने किया है 17 साल। अब ये आज का सिनेरियो, लोग इधर जॉब पाने के लिए तड़पते हैं, मरे जा रहे हैं, और ये लोग और ये सच्चाई है कि नहीं आज की? मुझे बताओ, बात बताओ। yes. तो अभी जॉब के लिए क्या करोगे? ये तो दे नहीं रहे। शेती करायची। ये तो दे नहीं रहे। तो ये लोग क्या करेंगे पता है? मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पे लेता हूं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया में रोज 60,000 बच्चे पैदा होते हैं। कितने? रोज। ऑफिशियल गवर्नमेंट का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। रोज 60,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो इंडिया महान है, मालूम है आपको? मेरा भारत 60,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। और अपनी महानता का दूसरा एक और उदाहरण दे दो आपको। ये जो नए जन्मे बच्चे होते हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए जन्म के बाद, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती। इसलिए बर्थ के बाद मृत्यु का दर भी भारत में सबसे ज्यादा है। तो हम मान के चलते हैं कि 10,000 बच्चे मरते हैं रोज पैदा होते। कितने? रोज 10,000 मरते। तो 50,000 बच्चे, 50,000 बड़े होते हैं रोज के रोज, 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 रोज रोज ये 22 साल के होते हैं, रोज 23 साल के होते हैं, रोज 24 साल के, रोज 25 साल के, रोज 26 साल के। अभी रोज 50,000 जॉब निकल सकती है? तो क्या करेंगे बच्चे? ये सारे तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, ये सारे तो खेती नहीं करेंगे, ये सारे तो बिजनेस नहीं करेंगे। और इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। ये भी 4-5 दिनों के लेटेस्ट न्यूज, आज सवेरे मैंने निकाल के इसमें पेश कर दिया था। मुझे ठीक से डिजाइन करने को आता नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही अपने हिसाब से कुछ करते रहता हूँ। बट मेरा थॉट प्रोसेस जो है इसमें है कि जॉब के पीछे आज जो बच्चे लगेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, एक आदमी, एक लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया, 24-25 साल का बच्चा इंजीनियरिंग किया, उसको चाहिए यहाँ पे एप्पल में जॉब, और एप्पल ले नहीं रहा है। उसको चाहिए इधर ट्विटर में जॉब, एलन मस्क के पास, अमेजोन में, इधर वो ले नहीं रहे। तो बच्चे क्या करेगा मालूम है आपको?
इधर जॉब मिलेगा, इधर जॉब मिलेगा तो महीने का कम से कम 2 लाख रुपए कमाएगा, कम से कम 2 लाख। वो बच्चा इधर जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कहीं में 50,000 रुपए में ज्वाइन कर लेगा। और ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का। पहला प्रॉब्लम है बर्थ रेट, दूसरा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा, तीसरा प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो जिसका 2 लाख का औकात है वो 50,000 रुपए में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और फिर मन ही मन बोलता रहेगा यार गलती क्या इंडिया में पैदा हुआ, गलती क्या इंडिया में। अभी कहाँ पैदा होना है वो अपने हाथ में थोड़ी होता है। बहुत लोग हैं तो आपको मिलेंगे, गलती क्या इंडिया में पैदा हुआ। अभी तो आपको अमेरिका जाने के लिए वीजा चाहिए ना, वीजा तो 2 साल रुकना पड़ेगा। मतलब जो अमेरिका में जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं ना आज, उसको खाली वीजा मिलने के लिए 2 साल रुकना पड़ेगा। 2 साल जा भी नहीं सकता है। क्या करेगा वो बच्चा, इधर 50,000 रुपए में अपनी कुछ ना कुछ करते रहेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द जॉब। ओके, समझ में आ रहा है? तो जॉब का बिजनेस करोगे तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगती है, रिस्क हमको ही सिखाया गया, हमको ही सिखाया गया। रिस्क है, नॉलेज लगता है, नॉलेज नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करोगे तुम। कई बार क्या होता है, हमको एक कोई बंदा मिल जाता है, बोलता है मोबाइल का बिजनेस करते हैं, चाइना से लाने का, इधर बेचने का। चाइना से, अभी सारे धंधे वाले यही बात करते हैं सारे, अरे कपड़े का धंधा करते हैं, चाइना से लाने का, इधर बेचने का। आजकल किसी भी बिजनेस वाले को तुम देखो यही बात करते हैं, यही बात करते हैं, किसी से भी बात करो, अरे बहुत अच्छा बिजनेस है, टाइल्स का बिजनेस है, टाइल्स मालूम है तुमको, चाइना से लाने का, इधर बेचने का। दूसरा कोई बात ही नहीं, घड़ी का बिजनेस में बहुत मार्जिन है, चाइना से लाने का, इधर बेचने का। इसके अलावा कोई बात नहीं करता है, यही बात चल रहा है और यही बात चल रहा है और यही बात चल रहा है और यही बात चल रहा है, दूसरा कोई बात ही नहीं है। नॉलेज है क्या तुम्हारे पास? तुमको कोई बोल दिया कि 5 करोड़ रुपए लगा दो, 5 करोड़ का माल इधर आएगा, बाद में करने का क्या उसका? तुमने पैसा तो डाल दिया, माल भी आ गया, बाद में करने तुम्हारे पास नॉलेज है क्या? तुमको पता है क्या? कुछ मालूम नहीं, बस डाल दिया। बिना नॉलेज के बहुत सारे लोग उतरते हैं, 1-2 साल 2, 4, 5, 10 करोड़ का वाट लगा देते हैं, फिर बोलते हैं यार नहीं मार्केट खराब है, मार्केट खराब। तो जितना था अपने पास वो सब खत्म करके घर गए, बस उसमें लोन कर्जा ये वो दुनियादारी जितना घर में था सब लगा के। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिजनेस के साथ साथ, दुकान संभालो, माल संभालो, मार्केट संभालो, उधारी संभालो, स्टाफ संभालो, ये संभालो, वो संभालो, जिम्मेदारी का काम है। हेडेक आते हैं, हेडेक। कुछ लोग तो और भी बड़े बड़े जिगर वाले होते हैं, वो लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन के ऊपर फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री में जर्मनी से मशीनरी लाते हैं, फिर 200, 300, 500 एम्प्लॉइज रखते हैं, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये वो दुनियादारी करके अल्टीमेटली माल को मार्केट में बेचना है ना। तुम कुछ भी बनाओगे तुमको बेचना तो पड़ेगा ना। उधर 100 कंप्यूटर ऑलरेडी बैठे हैं। अरे ऐसा कोरोना आ गया, सोचो आप खाली जिस आदमी ने 200-300 करोड़ रुपया कोरोना के पहले लगाया है, उसका क्या हालत हुआ रहेगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। सड़क पे नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, सड़क पे नहीं आएगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, सुसाइड डायरेक्ट, तो सो ही नहीं पाएगा वहां। तुम कोशिश करके देखो, 2-3 रात तक सोना नहीं, 2 रात तक तुम मत सो, जी नहीं पाओगे, तड़पोगे तो। जिसके ऊपर ऐसा ईएमआई का, लोन का, कर्जे का प्रेशर रहता है ना, उसको तो बिल्कुल नींद नहीं आती, तो थर 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 जिधर फॉर्म बढ़ जाता है। फियर ऑफ फेलियर, अच्छा मैं फेल हो गया तो ये पहले से बैठा हुआ है, इसीलिए फिर बिजनेस करने का फियर ऑफ फेलियर, ये तो है ही है। तो इसकी वजह से हम लोग बिजनेस कर नहीं पाते। लेकिन बिजनेस के अंदर भी
90% इंडियन स्टार्टअप फेल विद इन 5 years ऑफ इंसेप्शन। भारत सरकार का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भारत सरकार का है। वो कहता है कि भारत में 90% बिजनेस जो नए चालू होते हैं स्टार्टअप्स, पहले 5 साल में 90% खत्म हो जाते हैं। 100 बिजनेस चालू हो गए, 90 पहले 5 साल में खत्म हो जाते हैं। बाकी बचे हुए जो 10% है उसमें से 50% अगले 5 साल में खत्म हो जाते हैं। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है, भारत सरकार ने दिया। आपको मालूम है बैंगलोर का नाम सुना है आपने? Yes. उसको क्या बोला जाता है? आईटी हब, इंडिया सिलिकॉन वैली। बैंगलोर में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं, अभी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा सुसाइड्स मैं आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं उसमें मास्टर है, कोडिंग बिडिंग ये वो सब 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 सब। तो मैं बोलता हूं कंपनी डालेंगे, मुझे आता है कोडिंग करना, कंपनी चलाना नहीं आता है। कंपनी चलाना और कोडिंग करना अलग अलग चीजें हैं। मुझे आता है कोडिंग करना और मैं डालता हूं कंपनी, और कंपनी चलाने के लिए अलग चीज लगती है, कंपनी चलाने के लिए अलग लोग लगते हैं। मैं बोलता हूं मेरे को आता है तो मैं चला लूंगा, नहीं होता है वैसे। तो 2-3 साल तक स्टार्टअप चलता है, कर्जा बिर्जा लेते हैं, डालते हैं, माँ बाप का पैसा इधर उधर से खींच काट के 1-2 साल 3 साल खींचते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिजनेस क्यों नहीं चलते। 90% बिजनेस पहले 5 साल में क्यों खत्म होते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताया हूं। और वही ऑफर यू, मैं चाहता हूं कि लाइफ को कंट्रोल करने के लिए जितने हेडेक कम हो, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो, जितना प्रेशर कम हो, ऐसा बिजनेस करना चाहिए। एम आई राइट? देयर एम आई। ओके, वी ऑफर 100% लीगल बिजनेस, वी ऑफर बिजनेस दैट रिक्वायर्स स्मॉल सेटअप, एकदम छोटा सेटअप, घर से भी कर सकते हो आप। ओके, बिजनेस विद नो आफ्टर सेल सर्विस, बिजनेस के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस देने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस दैट कैन बी डन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड विद सिंगल डिस्ट्रीब्यूशनशिप, business that can done 100% online with training support from company as well as our team। हमारी टीम और कंपनी के दोनों के सपोर्ट से आप 100% घर में बैठ के काम कर सकते हो। ऐसा बिजनेस हम लोग आपको कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100% लीगल बिजनेस, एंड दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज अ वाइड वर्ल्ड। डायरेक्ट सेलिंग मतलब नॉर्मली बहुत बड़ी एक सिस्टम होती है, जिसके बाद एक कंपनी जो चीज बनाती है वो कस्टमर तक जाती है, बीच में 5, 6, 10 लोग होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक जाती है, डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करती है। और डायरेक्ट सेलिंग का जितना बड़ा बिजनेस है उसका 90% बिजनेस जो है वो अकेली नेटवर्क मार्केटिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का 90% बिजनेस है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये आज की तारीख में द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। हेडेक नहीं है, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, लोन लेने की जरूरत नहीं, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं, पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बस आपके लिए कंपनी सब कुछ कर रही है, हमको बस एक नेटवर्क बनाना है जिसमें कुछ लोग चीजों को वापरेंगे और कुछ लोग आगे प्रमोट करेंगे। कुछ लोग चीजों को वापरेंगे और कुछ लोग आगे प्रमोट करेंगे। कुछ लोग चीजों को वापरेंगे और कुछ लोग आगे प्रमोट करेंगे। दैट्स इट। हमको बस तैयार सेटअप मिला है, वरना आप ये बनाने को जाओ। एक कोशिश करो, आप खाली इसको बनाने का है, इसको बनाने का। आपको मालूम पड़ेगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये तकरीबन 11 महीना गवर्नमेंट के पास पड़ा था परमिशन के लिए। 11 महीना गवर्नमेंट के पास परमिशन के लिए पड़ा था, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी। उसके लिए न जाने कितने सबूत हमको देने पड़े, कितने पेपर्स हमको सबमिट करने पड़े, तब जाके परमिशन मिली और लीगली अवेलेबल हो गई। लीगली क्या एक साधारण आदमी ये सब कर सकता है? मर जाएगा वो। उसने फैक्ट्री बनाई और प्रोडक्ट बनाया और गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही। फैक्ट्री चालू, खर्चे चालू, दुनियादारी चालू, सब चालू, और इधर मार्केट में बेचने के लिए परमिशन नहीं।
अच्छा इलीगली बेचा तो क्या होगा? जेल होगी। इलीगली बेचा तो जेल होगी। तो गलत काम कर नहीं सकता है, और सही काम करने की परमिशन नहीं है। आदमी मर जाए, कंपनी फैक्ट्री चालू करके बेचने को तुमको 1 साल रुकना पड़ा, तो तुम 1 साल में तुम्हारा कंपनी खड़ा करने का जो EMI है बिना सेल का तुमको भरना पड़ रहा है। साधारण बात नहीं होती है फैक्ट्री चलाना, हेडेक बहुत है। आगे मैं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा आपको यहाँ पे कि दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, दिस इज द फास्टेस्ट। मैं कहता हूँ कोरोना में 25% ग्रोथ हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कोरोना पीरियड में। और ये एक इंडस्ट्री थी कोरोना में जो कहती थी कि हम रिक्रूट भी करेंगे और हम इनकम भी देंगे। मुझे बताओ दूसरी कौन सी इंडस्ट्री थी जो बोलती थी कि हम रिक्रूटिंग करते हैं और इनकम भी देते हैं? सब लोग तो फायर कर रहे थे, सब लोग फायर कर रहे थे। आपको कंट्रोल चाहिए ना लाइफ में, फ्यूचर को कंट्रोल करना है ना आपको। दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे। और आज कोरोना में आगे चलता हूं, बहुत सारे लोगों ने कोरोना में, जब देखो किसने 20 साल जॉब किया, किसने 22 साल जॉब किया, किसने 15 साल जॉब किया, और उसको एक लेटर मिल गया, हम लोग अभी कोरोना की वजह से आपको रख नहीं सकते, यू आर फाइर। वो आदमी तो यही सोचेगा कि 15 साल मैंने इस कंपनी को दिया, 20 साल मैंने कंपनी को दिया, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया यार, चाहे तो मरने दो, अभी मैं खुद का कुछ करूंगा। ये आइडिया सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा मैं मेरा खुद का क्या चालू करूं, खुद का क्या चालू करूं, खुद का क्या चालू, सबके दिमाग में रहता है। लेकिन वो जो रिस्क जो पहले स्लाइड में दिखा है वो सब तो है ही है, बराबर। कोरोना का अच्छा साइड इफेक्ट क्या हो गया पता है? राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हर कोई, घर की औरत भी केक बनाने लग गई, केक बनाने लग गई, पता नहीं क्या क्या बनाने लग गई, घर से ही सब कुछ चालू हो गया और एक एंटरप्रेन्योरशिप का उदय हो गया। सब लोग खुद घर से ही कुछ चालू करने की कोशिश में लगे, घर से। अभी नौकरी नहीं करने का, अभी घर से कुछ करने का, घर से कुछ करने का, घर से कुछ करने का, सब लोगों ने। और इसका जन्म हुआ वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मैं कहीं भी रहूंगा, काम करने की ताकत मुझे मिलनी चाहिए, काम करने की परमिशन। वर्क फ्रॉम होम तो आज भी चालू है बहुत सारी कंपनीज में, मालूम है आपको। ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। एक और आयाम खुल गया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मैं गोवा के समुद्र के बीच पे बैठा हूं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, समुद्र किनारे बैठा हूं और मैं मेरा काम कर रहा हूं और पैसा भी कमा रहा हूं। दैट्स इट, वर्क फ्रॉम। और हम लोग उस इंडस्ट्री का भाग है, हम लोग। तो कोई पाबंदी नहीं है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे। हाँ, हार्डवर्क है। देखो आप कहीं भी जाओगे तो बिना हार्डवर्क के तो नहीं। अगर कोई सोचता होगा कि मुझे हार्डवर्क नहीं करना और बहुत सारा कुछ, तो तू गलत सोच रहे हो, कभी मिल भी नहीं सकता। बिना हार्डवर्क के दुनिया में किसी को कुछ मिला ही नहीं है। तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ पे हार्डवर्क से साथ साथ स्मार्ट वर्क है, एंड वी आर स्मार्ट पीपल। ओके, तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडस्ट्री का उदय हो गया है। तो हम लोग कहीं से भी काम करते हैं। मैं तो गाड़ी साइड में लगा के भी कभी कभी मेरे ऐप से डायरेक्ट काम कर देता हूँ। किसको ज्वाइन, अभी कल मैं अहमदनगर से आ रहा था तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैंने हाईवे के साइड में गाड़ी ली, मैंने किसी को लिंक भेज दिया ज्वाइनिंग का, उसने वहां से ज्वाइन कर दिया। मेरा काम हाईवे पे था, मैं गाड़ी में था, मैं हो गया मेरा। सो दिस इज व्हाट इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वी नीड चैनल पार्टनर। हमारे बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, चैनल पार्टनर्स को या बिजनेस पार्टनर, जो भी कहो आप उसको, बिजनेस पार्टनर या बिजनेस फ्रेंचाइजीज को अपॉइंट करते हैं। चैनल पार्टनर मींस बिजनेस पार्टनर बिटवीन a customer and a manufacturer or a producer to market, sell the manufacturer's product। सिंपल सी बात है, ये कंपनी है, ये यूजर है। हम चाहते हैं कि कोई बंदा जो मैन्युफैक्चर की चीज या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाए, दैट्स इट। इसके बदले उसको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड एंड बोनस मिलेगा। दिस इज व्हाट इज आवर बिजनेस मॉडल, इज बस सिंपल। अभी ये लोगों को लगता है अच्छा वो मेंबर बनाने का, अच्छा वो ये है वो है, दुनिया भर की चीजें दिमाग में आती है ना। अब मैं आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहा हूं। क्या आपने जोमेटो को सुना है? यस। जोमेटो को सुना है? मैं कहता हूं जोमेटो चैनल पार्टनर है।
एक होटल है और एक कस्टमर है, इसके बीच में कौन है? जोमेटो होटल वाले का खाना कस्टमर तक पहुंचा कि नहीं? Yes. और मैंने पिछले शहर में क्या कहा, यही अपने को भी करने का। अभी जोमेटो गलत कर रहा है क्या? तो हम कैसे गलत हो गए? हम कैसे गलत हो गए? ये क्या करता है? ये चैनल पार्टनर है, समझ में आ रहा है आपको? ये भी होटल का माल कस्टमर को पहुंचाता है, बीच में है स्विगी। और मैंने क्या कहा, मैन्युफैक्चरर है, कस्टमर है, इसके बीच में हम हैं। हम भी वही काम करते हैं जो ये लोग करते हैं। अमेज़न वही काम कर रहे हैं, वो लोग वही काम कर रहे हैं। ये मोतीलाल ओसवाल ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए बीच का काम करता है। HDFC का म्यूचुअल फंड, ये वो ICICI का, उसके लिए ये लोग काम करते हैं कस्टमर तक, बीच में मोतीलाल ओसवाल। Why channel partners are profitable? चैनल पार्टनर्स प्रॉफिटेबल क्यों है? अभी जोमेटो का एग्जांपल देखते हैं, इन लोग प्रॉफिट ही कमाएंगे, चैनल पार्टनर का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसको फैक्ट्री में एक होटल वाले को जो सेटअप रहता है होटल में, एक होटल जहाँ पे 25, 30, 40 लोग बैठ के खाना खाते हैं, उधर स्टाफ रहता है, वेटर रहता है, प्लेट धोने वाला, खाना बनाने वाला, माल डालो, सब्जी लाओ, चिकन लाओ, ये लाओ, AC लगाओ, और परमिशन लो, फायर परमिशन, पानी का परमिशन, ये वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट, दुनिया भर की चीजें डालने के बाद फिर पैसा कमाओ। जोमेटो को क्या करना पड़ता है? जोमेटो का होटल है, जोमेटो के पास प्लेट्स है, लेकिन फिर भी वो होटल के बिजनेस में, विदाउट होटल, विदाउट प्लेट, विदाउट वेटर्स, विदाउट कुकिंग, वो खाना भी नहीं बनाता, लेकिन वो होटल इंडस्ट्री में। तो मशीनरी नहीं, फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, प्रोडक्शन, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, बस उधर से पार्सल लेने का और इधर खत्म। मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, नो शॉप, नो शोरूम, नो ऑफिस एक्सपेंसेस, लेस स्टाफ, लेसर सैलरी रेट्स। वो जो गाड़ी वाले होते हैं वो खुद का पेट्रोल डाल के उनको पैसा खाली मिलता है एक डिलीवरी का। नो ट्रांसपोर्टेशन एंड नो आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा, खाना खराब आया, खाना किसी का समझो खाने में नमक ज्यादा आया, तो जोमेटो को गाली नहीं देते हैं, जिस होटल से गए उसको गाली देते हैं, जोमेटो का उसमें कोई लेना देना नहीं। हमको यही काम करने का है। फैक्ट्री लगाया रेक्स ने, उगाया रेक्स ने, बनाया रेक्स ने, इंपोर्ट किया रेक्स ने, परमिशन लाया रेक्स ने, सब कुछ किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ। हमको बस कस्टमर तक या उसके बिजनेस पार्टनर तक पहुंचना है, दैट्स इट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हेडेक नहीं पालने का जिंदगी में। ये फैक्ट्री बनाओ ने, ये बनाओ ने, गवर्नमेंट आएगा 10 जगह पे वहां पे GST लगाएगा। अरे नोटबंदी में जो लोग मर गए ना और जो बचे उनको GST ने मार दिया। अब जरा थोड़ा सा घूमो बाहर तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, ये और इनका USP क्या रहता है? ये सारे बिजनेसेस का रेफर करो, रेफर। कल परसों मुझे ईमेल आया, ईमेल डोमिनोज का ईमेल आया, बोलते आप अगर नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, और आपने 5 लोगों को अगर ये लिंक फॉरवर्ड की और उन्होंने लिया तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये किसने दिया मेरे को लिंक? डोमिनोज। डोमिनोज मालूम है आपको? अभी वो क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन काम तो वही कर रही है जो हम कर रहे हैं। काम तो वो वही कर रही है, हम भी 5 लोगों को बताएंगे और उसने लिया तो आपको कमीशन बोनस मिलता है। डोमिनोज भी, अभी मेरे एक दोस्त वहां पे गए थे नेरूल में, वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन हुआ, वहां पे बहुत बड़ा पार्टी चल रहा था, तो गए, उन्होंने पूछा फ्लैट का रेट कैसा है, स्कीम क्या है, प्राइस भी सब। तो उनको ब्रोशर दिया गया, उनको बोला आप अगर 5 लोग, आप भी फ्लैट बुक करो और आप अगर जिनको लेके आओगे तो आपको उतना बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये कौन कर रहा है? रियल एस्टेट वाला। ब्रोकर। हर जगह पे कर रहे हैं, हर जगह पे यही चल रहा है, हर जगह पे यही चल रहा है। आइए आप इसके अंदर घुसते हो। सक्सेसफुल एग्जांपल और भी सक्सेसफुल है। यूबेर देखा आपने? ये कस्टमर है, ये कार वाला है, बीच में ये सारी चीजों को हमने वापरा है कि नहीं वापरा है? ये सारी चीजों से हम इनको पेमेंट किया है, इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं। ये गलत है क्या, इलीगल है क्या? नहीं, हमको भी वही काम करने का है, हमको अलग कुछ नहीं करना है। फूड पांडा, स्नैपडील, ओला, सब वही है। हु कैन बिकम चैनल पार्टनर? 18 साल के ऊपर होना चाहिए, विद ड्रीम्स एंड गोल्स आपके पास,
कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, नो बिग इन्वेस्टमेंट, अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, थोड़ा बहुत जो भी है 25,000 रुपए 40,000 रुपए जो भी है, नो रिस्क इन्वॉल्व, नो प्रायर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन नीडेड, आपका कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं। बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हाउस मेकर, जॉब, रिटायर्ड, कोई भी पर्सन इसको कर सकता है। 100% वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, 100% इवन आफ्टर लॉकडाउन। अगर समझो अभी कोरोना गया, बहुत सारे लोग बोलते कोरोना गया, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ रहा हूं कि कोरोना वाज जस्ट अ टीजर, ट्रेलर था। एक कोरोना उन्होंने प्लान किया तो उनको अंदाजा आया कि क्या हो सकता है, असल चीज अभी आना बाकी है। आप में से कौन ऐसा छाती पे हाथ रख के बोल सकता है कि कोरोना गया, अभी कुछ आ ही नहीं सकता? मैं गारंटी देता हूं कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई बोल सकता है? तो अनसर्टेनिटी का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओके, हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल विदाउट एनी एक्सपीरियंस? आपके दिमाग में सवाल आएगा ना, विदाउट एनी एक्सपीरियंस मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूं? विदाउट एनी रिस्क मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूं? विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूं? इट्स वेरी सिंपल, यू विल स्टिल बी सक्सेसफुल टू। हमारा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, इसके बाद का जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा ना, उसमें मैं ये सारी बातें बताने वाला हूं कि आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। अभी टू कट द शॉर्ट, बहुत सारे बिजनेसेस, मैंने कहा 90% बिजनेस पहले 5 साल में खत्म होते हैं। क्यों मालूम है? देखो इधर ध्यान से, मेजॉरिटी बिजनेसेस, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब समझो टाटा का बिजनेस है, एक फैक्ट्री लगा रहा है टाटा या अंबानी फैक्ट्री लगा रहा है, तो वो सोच के ये स्टेप सब मैंने बनाए। इसके बीच में अगर किसी को दुकान चालू करना है तो वो 2-3 स्टेप बीच में आ सकता है किधर भी, लेकिन सब बिजनेस में ये स्टेप लगता ही लगता है। तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, बराबर? फिर सेटअप बनाते हैं, उसके बाद लाइसेंसिंग करना पड़ता है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, पैकेजिंग करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, स्टाफ एंड सैलरी देना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है, ब्रेक इवन आता है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एक स्टेज आता है बिजनेस में, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब पहले तो लॉस ही लॉस था, लेकिन एक ब्रेक इवन आता है जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज आता है कि अभी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है, और इसके बाद आप कमाते हो प्रॉफिट्स। लेट मी एक्सप्लेन, समझ लीजिए हमने होटल बनाने का प्लान किया, इतना करने के बाद प्रॉफिट आता है, यहां तक प्रॉफिट नहीं आता, एक पैसा भी नहीं आता है, समझ लो। अभी हमने होटल बनाने का प्रोग्राम किया, हम प्लान कर रहे हैं कि होटल बनाएंगे। अभी मैं वाशी एरिया में एक जगह देखता हूं, इतनी बड़ी जगह, एक 1000 स्क्वायर फीट की जगह, ओके, तो वो मुझे मिलती है समझ लो 60,000 70,000 या 1 लाख रुपए भाड़े पे। तो मैंने इसके साथ एग्रीमेंट किया, ये ओनर के साथ, कि मुझे ये 3 साल के लिए जगह दो, बराबर, 1 लाख रुपए रेंट चालू। जैसे ही मैंने एग्रीमेंट किया, अभी होटल बिल्कुल कुछ चालू नहीं हुआ, मेरा भाड़ा तो चालू हो गया। अभी होटल में कोई आया, खाना खाया नहीं, लेकिन खर्चा चालू। मैं उसको ये नहीं बोल सकता, अरे भाई साहब अभी होटल चालू नहीं हुआ है, भाड़ा क्या करूं? तो बोलेगा लेना है तो ले, नहीं तो भाड़ा तो। अच्छा, ये सब अंदर बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया। जैसे ही लोन उधर से क्लियर हो गया, उसका ईएमआई, तो उधर 2 लाख रुपए मेरा ईएमआई, इधर 1 लाख रुपए मेरा भाड़ा। अभी एक आदमी बैठा नहीं खाना खाने को, और 3 लाख रुपए का खर्चा। फिर मैं ये होटल बनाने की शुरुआत करता हूँ, पूरा खोदता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, एसी लगाता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट, ये वो, किचन, स्टाफ रखता हूँ। ये सब करने को मेरे को कितना महीना लगेगा? 6 महीना 8 महीना। अगर कुछ बढ़ाई करने तो 1 साल, सब ठीक ठाक करना है तो हम 8 महीना पकड़ के चलते हैं। ये 8 महीने में मैंने पैसा कमाया, तो 3 लाख के हिसाब से कितना दिया?
मैं बोल सकता हूँ साहब अभी मेरा होटल चालू नहीं हुआ है, EMI मत लगाओ, बैंक वाले को बोल सकता हूँ? लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, लॉजिकल बात कर रहा हूं, ऐसा ही होता है बिजनेस। और फिर मैं बाद में कैसा जैसा ये वो होटल चालू किया होटल, ठीक है? अभी नया नया होटल है तो लोग आएंगे, कम आएंगे, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा स्टाफ जो 5-10 लोग रखे महीने सैलरी बिलरी चालू, तो 3 लाख के ऊपर और 1 लाख रुपया, मतलब टोटल खर्चा 5 लाख का चालू। मैं कमा रहा हूं उतना नहीं कमा रहा हूं, मैं लॉस में हूं, आपको समझ में आ रहा है? आहिस्ता क्यों धंधे बंद होते हैं? ये तो मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूं, समझ लो किसी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, किसी का 50 करोड़ का होगा, किसी का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, उसकी क्या हालत होती होगी? मैं खाली 1 करोड़ का होटल का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं ना, उतरते अभी 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे इसका रेपुटेशन बढ़ेगा, लोगों में चर्चा होगी, लोग रेफरिंग करने लगेंगे, फिर 3 साल के बाद मेरा बिजनेस ऐसा चलेगा कि मैं प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा हूं और लॉस भी नहीं आ रहा, मतलब मेरा खर्चा लोगों के इसमें से निकलते जा रहे हैं। और जब मेरा ब्रेक इवन में आता है और थोड़ा थोड़ा हल्का प्रॉफिट कमाने लगता हूं, वैसे ही मेरे बाजू में मुझसे बढ़िया दूसरा होटल आता है। आने को नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। अभी लोग इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं और 50 लाख का कर्जा लेता हूं और उसके ऐसा और खर्चा करके और होटल को और अच्छा और बड़ा करता हूं, और यही चालू रहता है। नो वंडर पहले 5 साल में 90% बिजनेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में फायदा क्या है पता है? 90% startups shut down in 5 years of inception. As a channel partner, you start directly here. अगर आप अपने इंडस्ट्री में एज ए चैनल पार्टनर जुड़ते हो तो आप डायरेक्ट कहां से चालू करते हो? ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। That's where you get a control. हाँ, हार्ड वर्क है। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप कितना भी गिफ्टेड हो, सचिन तेंदुलकर को गॉड है ना, लेकिन फिर भी उसको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। आशा भोसले आज भी 6 बजे उठती है, रियाज करती है। जाकिर हुसैन दुनिया का सबसे महान तबला प्लेयर है, लेकिन आज भी 4 बजे उठ के वो रियाज करता ही है। हार्ड वर्क को अल्टरनेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो ध्यान में रखना इस चीज को। मैं यहाँ पे कट डाउन करता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ। एक्चुअली आगे और भी थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए यहीं पे कट डाउन करता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है, योर बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग स्टेज। अपना बिजनेस जो है वो डायरेक्ट प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि आपने 2 CC कंप्लीट किया और किसी बंदे को ज्वाइन किया तो डायरेक्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मतलब वही से चालू कर दिया। आपको बाकी सारे हेडेक पालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, where a manufacturer needs to wait for another couple of years called as a break-even point. उसको दूसरे किसी को भी वो break-even point आने तक रुकना, दूसरा कोई भी बिजनेस को वो break-even point आने तक रुकना ही पड़ता है, और ये सारे हेडेक पालने पड़ते हैं। इसमें तुम झेल गए तो तुमको break-even भी मिलेगा और बाद में प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन तुम झेल नहीं पाए, इसके बीच में तुम्हारा पार्टनर चला गया, इसके बीच में तुमको हार्ट अटैक आ गया, इसके बीच में तुम्हारा बैंक उठ गया, और इसके बीच में कोरोना आ गया, मरना आ गया, कुछ भी आ सकता है भाई। मतलब देखो, लाइफ के अपने झगड़े लपड़े। दिस इज अ प्योर बिजनेस। फॉर एनी बिजनेस टू मेक प्रॉफिट्स, टर्नओवर इज मस्ट। हर बिजनेस में टर्नओवर जरूरी है। टर्नओवर नहीं हुआ तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता। अपने बिजनेस में भी टर्नओवर बहुत जरूरी है। टर्नओवर के बिना हो नहीं सकता। टर्नओवर होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स और बोनस जो भी मिलने वाला है वो टर्नओवर पे ही मिलने वाला है। टर्नओवर मतलब व्यापार होना चाहिए। ओके, कैन आई प्रॉफिट विदाउट टर्नओवर? नो। विदाउट टर्नओवर
इन एनी बिजनेस टर्नओवर नहीं हुआ तो आपको प्रॉफिट्स मिल नहीं सकता, कोई भी बिजनेस हो। तो दिमाग से ही निकाल दो कि मुझे टर्नओवर करना पड़ेगा क्या। यस, विदाउट टर्नओवर देयर इज नो बिजनेस, विदाउट टर्नओवर देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो मैं यहां पे रुकता हूं, बस इतना, थोड़ा सा आगे जाता हूं और ये चीज बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रायंगल, इसको एक बार ध्यान से समझ लो। इंसान, कोई भी इंसान जब काम करता है या कमाता है, काम करके जब कमाता है तो वो 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है, 3 कॉम्पोजिशंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी कमाता है। सबसे पहले बॉडी, माइंड और टाइम। शरीर, एफर्ट्स, माइंड, दिमाग, नॉलेज, डिग्री, इंटेलेक्चुअल और टाइम, वक्त। इसके कॉम्बिनेशन के ही कोई भी इंसान काम करके कमाता है। कुछ लोग होते हैं, मेजॉरिटी लोग, जो बॉडी और टाइम का कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। कौन होते हैं ये लोग? ये जॉब करने वाले होते हैं, ये हार्डवर्क करने वाले होते हैं, ये एक्टिव इनकम कमाने वाले होते हैं। क्योंकि ये खाली बॉडी और टाइम, जितना बॉडी काम करेगी उतना ही कमाएंगे और जितना टाइम बॉडी काम करेगी उतना टाइम ही कमाएंगे। तो 6 घंटा काम किया, 6 घंटे का इनकम, समझ रहे? इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं। तो 80% लोग जो है वो, तो इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है अपने फ्यूचर पे, कोई कंट्रोल नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, जो अपने दिमाग को, डिग्री को, एजुकेशन को इस्तेमाल करते थोड़ा, ओके। वो, उनको भी हार्डवर्क करना पड़ता है। हेलो, उनको भी 8-8, 10-10 घंटा हार्डवर्क करना ही पड़ता है। हार्डवर्क के अलावा उनको भी नहीं मिलता है। तो वो लोग भी एक्टिव इनकम ही कमाते हैं, मतलब जितना घंटा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, इनसे तो ज्यादा ही कमाते हैं। और ये 15% लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो माइंड और टाइम के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, दिमाग और वक्त। और ये है एंटरप्रेन्योर्स, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। ये स्मार्ट वर्क करते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं, क्योंकि इनको बॉडी की जरूरत नहीं, ये वहां होते ही नहीं, इनकी बॉडी को वहां होने की जरूरत नहीं। इनको तो काम भी चालू है और पैसा भी आ रहा है, बस बात खत्म। Only 5% people are in this category, and we are fortunate enough कि हम लोग उन 5% में है। हमारी इंडस्ट्री हमको मौका देती है, हमारा बिजनेस हमको मौका देता है कि हम माइंड और टाइम के साथ काम करके, ठीक है, हार्डवर्क इनिशियली करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इस 5% कैटेगरी में। टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन फ्यूचर, अगर फ्यूचर को कंट्रोल करना है आपको, तो आपको ये 80% में से 5% में आना पड़ेगा, या 15% में से 5%। मोस्टली हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जिस दिन यहाँ पे आना शुरू होगा, अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे, हाँ, वो मेहनत करके बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो निकलना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा और मिलना ही पड़ेगा और सब करना पड़ेगा। लेकिन एक मुद्दत के बाद, एक टाइम के बाद एक ऐसी टीम बनती है, एक ऐसा नेटवर्क बनता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है कि हम इस 5% कैटेगरी में आते हैं और वहां से फ्यूचर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सकता है अपने हिसाब से। अब मुझे बताओ, कोरोना आ गया, लेकिन बिल गेट्स को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अंबानी, अडानी तो इस कोरोना में वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों तक पहुंच गए। इस कोरोना के बीच में, जहां पे 80 करोड़ लोगों को एक टाइम का राशन फ्री में देना पड़ा, भारत में ये हालत थी। 80 करोड़ लोग, भारत के लोगों को राशन फ्री में बांटना पड़ा क्योंकि उनके खाने के वादे थे। और इसी पीरियड में अंबानी जो है, अडानी जो है, वर्ल्ड का 2nd नंबर रिचेस्ट लोग आदमी बना इसी पीरियड में। व्हाई? आपको लगता है वो फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो माइंड और टाइम के साथ काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आज हमारे रेक सर का बर्थडे है। थैंक यू वेरी मच। और एक बार रेक सर को सैल्यूट करेंगे, ताली बजाएंगे उनके लिए।